नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट 5 हिस्ट्री पार्ट 3। जैसे कि आपने देखा होगा, चैप्टर का नाम है राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार त्रिपक्षीय संघर्ष। इससे पहले मैंने आपको 2 पार्ट कराए हैं। पार्ट सेकंड में मैंने आपको जितने भी युद्ध हुए थे, जिस के बीच में जो भी युद्ध हुए थे, वो आपको समझाया था। आज हम बात करेंगे युद्ध जो हुए उसका कारण क्या था, कि त्रिकोणीय संघर्ष का कारण क्या था। ठीक है, तो सबसे पहला कारण था राजनीतिक स्थिरता। हर्ष की मृत्यु के बाद उसका कोई उत्तराधिकारी न होने पर आयुध वंश ने कन्नौज पर अपना एकाधिकार स्थापित किया, जो कि निर्मित एवं आयोग प्रसिद्ध हुआ। आप सभी को पता है कि हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो गई थी तो उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, जिसके कारण कन्नौज पर आयुध वंश ने शासन किया। ठीक है, केंद्रीय शक्ति के वर्चस्व न होने के कारण कई क्षेत्रीय शक्तियां विकसित हुईं। जैसे कि मैं आपको इस लाइन का मतलब समझाऊं। आपको पता है कि केंद्रीय शक्ति क्या होती है। सपोज करो ये केंद्र है और ये राजा है, तो राजा की ये जो शक्ति हुई वो केंद्रीय शक्ति हुई। बट अगर राजा ने इस क्षेत्र को छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित कर दिया, तो इस प्रांत को जो भी देखेगा तो वो हुआ आपका प्रांतीय शक्ति, या हम कह सकते हैं उन्हें कहते हैं हम क्षेत्रीय शक्ति। तो केंद्रीय शक्ति का वर्चस्व नहीं था, जिसकी वजह से वहाँ पे छोटी छोटी जो क्षेत्रीय शक्तियाँ विकसित हुई, जिनमें गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश अत्यधिक शक्तिशाली थे। इससे हमें क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि इन तीनों के अलावा भी काफ़ी वंश जो थे, यानी काफ़ी जो और भी शक्तिशाली वो शक्तियाँ थीं। बट जो तीन हैं, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या और पाल वंश, ये बहुत ही अत्यंत शक्तिशाली थे और उनका सामना ना कर सकने की वजह से आयुध वंश नरेश उनकी शक्ति के सामने नतमस्तक हो गए, यानी हार गए। और इन तीनों शक्तियों का ध्यान कन्नौज पर केंद्रित हुआ। आप सभी को पता है आयुध वंश जो थे वो इन तीनों के मुकाबले पे इतने शक्तिशाली नहीं थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जिसकी वजह से आपको पता लड़ाइयाँ हुई और ये जो थे आयुध वंश वो हार गए थे। और इन तीनों ही शक्ति ने क्या करा, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। देखिए हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, क्षेत्रीय शक्तियों की साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति क्या होता है इसमें? गुर्जर प्रतिहार शासक गुजरात व मालवा के अतिरिक्त गंगा जमुना के उपजाऊ क्षेत्र यानी उपजाऊ प्रदेश हासिल करना चाहते थे। आपको पता है गुर्जर कहाँ पे थे? अगर ये मैप की बात करूँ तो गुर्जर इस साइड में थे, है ना, जहाँ पे आप कह लो राजस्थान या गुजरात के साइड में, और गंगा नदी कन्नौज के पास से बहती है। तो उसने क्या करा, गुर्जर चाहते थे कि वो इस तरफ भी अपना अधिकार जमाए, यानी इस तरफ। और इस तरफ क्या था? इस तरफ था आपका कन्नौज। और वहीं राष्ट्रकूट नरेश जो थे, वो जो राष्ट्रकूट थे, आपको पता है राष्ट्रकूट यहाँ थे, वो चाहते थे ऊपर की ओर आना, कि दक्षिण में तो उनका चल रहा है। तो उन्होंने क्या चाहा कि वो अपना जो है शासन थोड़ा ऊपर की तरफ यानी उत्तर की तरफ लेकर आए। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए, जो पाल शासक अपनी सत्ता बनाना चाहते थे, इसलिए तीनों शक्तियां गंगा यमुना पर अधिकार कर आगे बढ़ना चाहते थे, जिससे वह युद्ध संभव हो गया। अब इनमें हुआ क्या एक्चुअली में, इस लाइन का मतलब ये है, जैसे कि आपको पता है ये हमारा इंडिया का मैप होता है, 3 शक्तियाँ थी, एक यहाँ पे थी, एक यहाँ पे थी और एक यहाँ पे थी, और कन्नौज हमारा था यहाँ पे मेन जगह पे। तो इन्होंने चाहा कि क्यों ना ये अपना साम्राज्य फैलाएं। इन्होंने भी सेम चाहा, क्योंकि चाहते थे ये कि अपना जो साम्राज्य फैलाकर और ज़्यादा अधिक करें। और जो ये दक्षिण में कर रहे थे, तो इन्होंने सोचा क्यों ना कि मैं उत्तर की तरफ जाऊं, पूर्व पश्चिम उत्तर की तरफ जाऊं। तो ये तीनों ही जो शक्तियां थी वो कन्नौज की तरफ बढ़ रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, युद्ध संभव हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और थर्ड है कन्नौज का केंद्रीय नगर होना। आप सभी को पता है कन्नौज कन्नौज को मतलब राजधानी थी कन्नौज। ठीक है, तो कन्नौज नगर ने राजधानी का रूप प्राप्त करते ही विकसित होना प्रारंभ कर दिया। अब जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ अगर राजधानी रहेगी तो मेन फोकस उसका उस पर रहता है। जैसे इंडिया की राजधानी आज क्या है, दिल्ली है, तो आपको पता होगा मेन फोकस दिल्ली पर ही रहता है कि दिल्ली को डेवलप किया जाए, है ना। तो ऐसे ही कन्नौज जो है वो विकसित होना उसने स्टार्ट कर दिया और व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया। भूमि उपजाऊ थी वहाँ की, साथ ही वहाँ पे धार्मिक कारणों से विख्यात था, यानी वहाँ पे ज़रूर बहुत सारे मंदिर होंगे या धार्मिक कारणों से विख्यात था। और वह केंद्रीय नगर होने के कारण यह विख्यात नगर जो था वो रणभूमि में परिवर्तित हो गया। रणभूमि मतलब होता है युद्ध की भूमि में परिवर्तित, यानी इस बदलाव आ गए इसमें।
अब हमारा फोर्थ पॉइंट है राष्ट्रकूटों का गुर्जर प्रतिहार वंश के आपसी मतभेद। इन लोगों में आपसी मतभेद हुआ था, आप सभी को पता है। 9वीं शताब्दी में क्या हुआ था, देखिए 9वीं शताब्दी में एक साथ ये दोनों शक्तियाँ अति शक्तिशाली रूप में उभर कर आईं। कौन कौन, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, जब गुर्जर प्रतिहार विकेंद्रित होते हुए कन्नौज को हथियाना चाहते थे तो राष्ट्रकूट ने उनके बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए युद्ध की, मतलब यहाँ पे आएगा किया, युद्ध करने की कोशिश की एवं अपनी कृति फैलाने का प्रयास किया। और इन दोनों की शक्तियों से, मतलब ये दोनों शक्तियाँ जो थी बहुत ही शक्तिशाली थी, तो इन दोनों शक्तियों में युद्ध हो गया और युद्ध की वजह से जो थी आवश्यक परिस्थितियाँ ने जन्म लिया। यानी ये भी कारण था युद्ध होने का। जाहिर सी बात है, अगर दो राजा एक साथ एक क्षेत्र में रह रहे हैं, यानी अलग अलग क्षेत्र में, और दोनों का नज़र एक ही क्षेत्र पे है, और सपोज करो कि एक राजा यहाँ पे है, एक राजा यहाँ पे है, और ये आपका क्षेत्र है, और ये क्षेत्र इतना अच्छा है कि दोनों राजाओं को यही क्षेत्र चाहिए। तो अगर ये आगे बढ़ेगा इस क्षेत्र को लेने के लिए तो इनको जलन होगी और इनको यह बात अच्छी नहीं लगेगी, तो जाहिर सी बात है ये इन पे युद्ध कर देंगे। तो यही चीज़ वहाँ पे हुआ था। अब नेक्स्ट क्या है, धर्मपाल का महत्वाकांक्षी होना। हर्ष के समय का शक्तिशाली बंगाल देश, जो कि गौड़ वंश के शासक नरेश के अधिकार में था, उसकी मृत्यु के बाद अत्यंत निर्बल हो गया। जनता ने क्या किया था, जनता ने परेशान होकर वहाँ पे गोपाल नाम का एक सेनापति था, जिन्हें शासक के रूप से, यहाँ शासक गलत लिखा हुआ है, शासक के रूप में निर्वाचित किया। और उन्होंने क्या किया, राजा बनते ही बंगाल में शांति स्थापित कर दी। ठीक है, उसके उत्तराधिकारी जो थे धर्मपाल ने अपने पिता की कृति को आगे बढ़ाया। धर्मपाल ने बंगाल का प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से पश्चिम क्षेत्र को चुना और इसके लिए उसे कन्नौज सर्वाधिक उपयुक्त लगा। अब धर्मपाल ने भी क्या चाहा था कि क्यों ना वो भी अपना क्षेत्र विस्तार करें, तो क्षेत्र विस्तार के चक्कर में उन्होंने क्या किया, वो पश्चिमी तरफ आए और पश्चिमी तरफ पड़ता था कन्नौज। तो कन्नौज उनको बहुत ही अच्छा लगा, यानी बहुत सर्वाधिक उपयुक्त लगा, तो वहाँ पे उन्होंने चाहा कि क्यों ना वो अपना वहाँ पे कब्जा कर ले। तो राष्ट्रकूट व गुर्जर प्रतिहार के आपसी मनमुटाव के लाभ उठाते हुए, यानी इन दोनों में तो आपसी हो रहा है, किस किस में, राष्ट्रकूट में और प्रतिहार में, तो इसी मनमुटाव का किसने फ़ायदा उठाया, धर्मपाल ने कन्नौज के माध्यम से उत्तरी भारत पर अधिकार जमाया। धर्मपाल का बढ़ता प्रभाव राष्ट्रकूट व गुर्जर प्रतिहार सह नहीं पाए तथा उन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष घोषित कर दिया। यानी देखिए, इन दोनों की पहले लड़ाई हुई थी, इन दोनों की लड़ाई का फ़ायदा, इनकी हुई थी, राष्ट्रकूट और गुर्जर की लड़ाई हुई थी, और इसका फ़ायदा किसने उठाया था, धर्मपाल ने उठाया था। तो ये जो पॉइंट थे, कुछ कारण थे, जैसे एक जो युद्ध है वो महायुद्ध में छिड़ गया था। तो ये कुछ पॉइंट थे जिनको आप अपने पेपर में लिख सकते हैं। अब इसके बाद है त्रिकोणीय संघर्ष से उत्पन्न परिस्थितियाँ। तो क्या क्या परिस्थितियाँ वहाँ पे उत्पन्न हुई। पहला था कि तीनों जो शक्तिशाली शक्तियाँ का ह्रास मतलब होता है कोई चीज़ ख़त्म होना। अब अगर शक्तिशाली हैं, कोई भी पर्सन है या कोई भी कहते हैं ना सो ग्रुप है, अगर वो लड़ाई लड़ेगी तो आपको पता है कि जान माल की हानि होती है, यानी वो आर्थिक रूप से गरीब होने लगते हैं, या उनकी सैनिक शक्ति जो होती है, सेना के लोग मरते हैं तो सैन्य भी गरीब होने लगता है। ठीक है, सैनिक कहते हैं उसको, सैनिक शक्ति कहते हैं, आई थिंक इस टाइप से कुछ वर्ड होता है, अभी मेरे माइंड में आ नहीं रहा है। बाकी चलिए हम अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं। तो पहला था 18वीं सदी के उत्तरार्ध में आरंभ हुआ संघर्ष 10वीं सदी के अंत तक चलता रहा। यानी ये इतना लंबा संघर्ष था कि 8वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक चलता रहा। अगर यह समय युद्ध में व्यय ना होता तो भारत यानी उत्तर भारत का दृश्य कदापि कुछ और ही होता। इस युद्ध ने इनका विनाश कर दिया। जाहिर सी बात है, अगर एक चीज़ को लेकर लड़ाई ना हो तो हो सकता है कि कन्नौज और भी ज़्यादा डेवलप करता और एक अच्छा क्षेत्र बनता या नगर बनता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। युद्ध की वजह से सब कुछ खराब हो गया और ना तो वो अच्छा बन पाया और कुछ भी नहीं हुआ, हर चीज़ विनाश हो गई। ठीक है, तो वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी बन गई थी। सेकंड है सामंतवादी नीति का प्रबल होना। हर्ष की मृत्यु के बाद इन तीनों शक्तियों का उदय तथा इसके पश्चात इनका विनाश व सामंतवाद का प्रबल होना देखा जा सकता है। कई सामंत स्वतंत्र हो गए और भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। केंद्रीय शक्ति के अभाव में परमार, चंदेल, चालुक्य, चौल व चहमान वंशों का उदय हुआ। अब जाहिर सी बात है, केंद्रीय शक्ति थी नहीं वहाँ पर,
तो राज्य शक्ति उत्पन्न हुई, छोटे छोटे क्षेत्र में राज्य शक्ति हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, भारत जो है वो छोटे छोटे राज्यों में बट गया और वहाँ पे परमार, चंदाल ऐसे वंशों का उदय हुआ। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, प्रतिहार शक्ति की सर्वोच्चता, यानी क्या सर्वोच्चता थी उसमें। अत्यधिक उतार चढ़ाव देखने के बावजूद प्रतिहार शासकों का अंततः विजय की प्राप्ति हुई, यानी वो जीत गए। प्रतिहार नरेश अपनी साम्राज्यवादी नीति पूर्ण करने में सफल हुए। उत्तरी भारत पर प्रतिहारों का अधिपत्य स्थापित हो गया था। ग्वालियर एवं मेहता अभिलेख के अनुसार कभी हार नहीं, यहाँ पे प्रतिहार आएगा, अनुसार प्रतिहार साम्राज्य का भाग बन गया था। प्रतिहार नरेश विशेषतः मिहिर भोज मुसलमानों का कट्टर शत्रु था। अब फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, फोर्थ पॉइंट देखिए, कन्नौज की प्रतिष्ठा में कमी। हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज भारत की राजधानी का प्रतीक बन गई थी। कन्नौज का व्यापार, व्यवसाय आदि सभी इस संघर्ष में नष्ट हो गए। कन्नौज पर शासन करते आयुध वंशीय शासक इन तीनों शक्तियों की कठपुतली बनकर रह गए थे, क्योंकि आपको भी पता है आयुध वंश के जो भी राजा थे तो आपको पता होगा उनको क्या बनाया, सामंत बनाया, तो तीनों की वो कठपुतली बनकर रह गए थे। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट हमारा, मुस्लिम आक्रमणकारियों का विरोध करने में असफलता। अब उस टाइम पर क्या हो रहा था, उस टाइम पर इस सब चीज़ का फ़ायदा उठाकर बाहरी लोग थे, जो मुसलमान लोग थे या अरब के लोग थे, वो भी हिंदुस्तान पर यानी भारत पर आक्रमण करते थे। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या, पारस्परिक मतभेदता के कारण, अब जब भारत के अंदर ही इन तीनों के अंदर मतभेद चल रहा है इन तीनों में, तो जाहिर सी बात है दुश्मन तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा ही उठाएगा। तो इस मतभेदता के कारण भारत के शासक अरब के मुसलमानों का कड़ा प्रतिरोध नहीं कर पाए। शासक भी आपसी वैमनस्य के कारण उनके आक्रमण को रोक नहीं पाए तथा इस प्रकार इस त्रिकोणीय संघर्ष ने भारत पर तुर्कों को अपनी राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। ये जो था आपका पार्ट 3 था यूनिट 5। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो यूनिट 6 होगी। आपका यूनिट 5 ख़त्म हो चुका है, अब हम बात करेंगे यूनिट 6 की। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी टॉपिक पे या किसी भी चैप्टर पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपके अकॉर्डिंग ही बनाई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।